फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कोई नहीं, 1-1 घंटे का स्लॉट 2 घंटे का रख लेते हैं, पहले 1 घंटे, फिर रुक जाएंगे थोड़े से, क्योंकि आप लोग 1 घंटे लगातार चलने पे ना बिल्कुल ऐसे हो जाता है। 1 घंटे के बाद मैं ब्रेक ले लूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर चलेंगे, है ना। तो आधे घंटे उधर फ्री होना में 1 घंटे, थोड़ी बहुत भी नहीं बताया था क्या? रीजन बस आगे बताया था, क्लाइमेट और वो तीन चीजों एक्सेप्ट हो, क्या होते हैं बताओ। ये नहीं बताया था आपकी क्लास में? नहीं, क्लास किसी और को बोल दिया। ठीक है, इतना तो बताया होगा। ये 3 तरह के एरर, 3 तरह के एरर होते हैं, ये हमने सिंटेक्स लिखा होगा। कंपाइल टाइम एरर, जितने भी सिंटेक्सुअल एरर होते हैं ना, इंडेंटेशन एरर, सिंटेक्स एरर, ये सब के सब कौन से एरर है? कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम एरर किसे कहते हैं? कंपाइल टाइम एरर कौन इरेज करेगा? कंपाइलर, है ना। रन टाइम एरर कहाँ कब इरेज होता है? आउटपुट की ड्यूरेशन, है ना बेटा। मतलब कोड प्रॉपर कंपाइल हो चुका है और आउटपुट जब आने की ड्यूरेशन जो है आता है, मतलब ड्यू टू ड्यू टू इनपुट्स, या ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आप ये कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स की वजह से जो एरर आते हैं, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर भी पाइथन एक्सेप्शन जाता है ना। जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सेप्शन, तो आप क्लियरली कर सकते हो रन टाइम इज कॉल्ड एक्सेप्शन, क्लियरली एक वर्ड में कर सकते हो। रन टाइम, रन टाइम हमारा इंटरप्रेटर रेज करता है, क्योंकि हम गलत इनपुट एंट्री कर देते हैं, इस वजह से आता है। जैसे आपने बताता हूँ, जैसे देखिए, जस्ट लुक एट हियर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तीनों एरर दिखा देता हूँ आपको करके। लेट से आपने यहाँ पे कोड लिखा, एन की वैल्यू लेट से हमने लिखा 10, और आपने लिखा इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 100, देन प्रिंट एन इज लेस देन 100। आप ये बताएं, क्या ये कोड में एरर आएगा या नहीं आएगा? कोड में एरर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपने कोलोन नहीं दिया यहाँ पे, है ना। तो इस तरह के जो एरर हैं, ये कौन रेज कर रहा है? हमारा कंपाइलर। क्योंकि लॉजिकल एरर कैसे हो गया? अरे ये कोड कंपाइल नहीं हो पाया प्रॉपर, एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ एरर, जैसे ये हमारा कोड बाइट्स कोड में कन्वर्ट ही नहीं कर पाया पहले। तो इस तरह के एरर को क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम एरर, है ना। या आपने कोलोन दिया और ये ऐसे लिख दिया इधर, दिस इज ऑल्सो कंपाइल टाइम एरर, है ना। जैसे दो आपने वेरिएबल लिया n1 n2, n1 प्लस n2, कोई एरर आएगा बताइए? प्रॉपर आ रहा है? माइनस करेंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। बट यदि ये डिवीजन करें तो एरर आएगा। क्या ये एरर हमारा सिंटेक्स रिलेटेड एरर है? नहीं, प्रॉपर कोड कंपाइल हो चुका है, बट जब आउटपुट का ड्यूरेशन की वैल्यू इनवैलिड मिल जाती है, ये सोच लो। इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं? रन टाइम। इस कौन सा रन टाइम एरर है? जीरो डिवीजन एरर, है ना। ये कौन सा एरर था? सिंटेक्स। तो ये सब जो एरर हैं, ये एरर ऐसे जो सिंटेक्सुअल से रिलेटेड आते हैं, वो कंपाइल टाइम एरर कहे जाते हैं, और इसको हम कहेंगे रन टाइम एरर। तो आप देखो, कंपाइल टाइम एरर को आप हैंडल कर ही नहीं सकते हो, वो पाइथन रेज कर रहे हैं, उसको आपको मैनुअली कोड से हैंडल करना पड़ेगा। और कंपाइल टाइम एरर किसके एंड से आ रही है बताओ? प्रोग्रामर के एंड से। ये प्रोग्रामर ने गलती करी है ना, कि प्रिंट में यहाँ पे ये गलत लिख रखा है, ये सब। बट ये प्रोग्रामर के एंड पे गलती नहीं है, ये गलत किसके एंड पे? यूजर के एंड पे। यूजर ने गलत एंट्री कर दी है, जीरो। यस और नो? ये जो मिस्टेक्स है किसके एंड पे है? यूजर के एंड पे। यस और नो? तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं, ये हमारे यूजर के एंड पे होगा। तो यूजर के एंड से तो आप यूजर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यूजर को थोड़ी ना कहोगे कि ये एंट्री नहीं करो, ये एंट्री करो, ऐसा तो थोड़ी ना कर सकते, उसको हाथ थोड़ी कर सकते भाई साहब, नहीं नहीं ये नहीं इनपुट कर सकते, तो कुछ भी इनपुट कर सकता है आप। यस और नो? इसी को एरर को हैंडल करने के लिए क्या यूज करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। पॉइंट्स में इसी एरर को हम कहते हैं रन एक्सेप्शन, और इसी एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम सिर्फ रन टाइम एरर को हैंडल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, कंपाइल टाइम को नहीं कर सकते। और लास्ट, लॉजिकल को तो बिल्कुल भी नहीं। लॉजिकल तो ये आपके एंड पे गलती हुई है। जैसे देखिए, लेट्स हमने सैलरी लिखा कि 10% हमें बढ़ाना है, यूजर जो भी इनपुट करे उसकी सैलरी का 10% मुझे इंक्रीमेंट करानी है, ठीक है। तो हमने लिखा नम इज इक्वल टू,
एक कोड सही लिखा, हमने बताया सब लोग, हमने सैलरी 10% मुझे बढ़ानी थी। क्या हमने सही लिखा? हमारी सैलरी लेट से किसी की सैलरी 54,000 है। समझ में आया ना? इसने नहीं 1% तो नहीं बेटा, ये 10% ही है। बट उसने सैलरी का ही 10% हो गया, 10% बढ़ाना था, 10% नहीं बताना था। ये गलती क्या हुई है? इस सैलरी में प्लस नाम करना चाहिए था। ये गलती हुई है ना हमारे एंड से, ये सुनो। इस शेर को, इस तरह की जो मिस्टेक्स उसे क्या कहते हैं हम? लॉजिकल एरर। ये आउटपुट बाहर डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले नहीं करता, बाहर आउटपुट को थ्रो करता है, जिससे हम अपने इन फ्यूचर में अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। क्या आप मेरे पॉइंट समझ पाए? क्या ये पॉइंट समझ पाए हम लोग? तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को हैंडल नहीं कर सकते, मेरी पॉइंट समझ रहे होंगे आप इसको आप हैंडल नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको हैंडल कर सकते हैं। करते हैं, आपको समझ में आया होगा। इसको तो प्रोग्रामर ही हैंडल कर सकता है, तो अपने मैन्युअली, है ना? तो अब हम इस एरर को कैसे हैंडल करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे? एक्सेप्शन हैंडलिंग को हैंडल करने के लिए चार ब्लॉक यूज करते हैं। देखिए, ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक, इल्स ब्लॉक, एज वेल एज फाइनली ब्लॉक, है ना? तो ट्राई ब्लॉक में कौन सा कोड रखते हैं बताओ? ट्राई ब्लॉक में वो पर्टिकुलर कोड रखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस हो। जैसे हम यूजर से इनपुट लिया आपने, यूजर से इनपुट, यूजर कुछ भी एंट्री कर सकता है, तो इनपुट जो बॉक्स होगा उसे कहाँ रखना चाहिए था? ट्राई ब्लॉक में, है ना? और उस ब्लॉक में यदि एरर रेज होगा, थोड़ा ये पॉइंट समझना है, क्योंकि यहीं से पूरी की पूरी आपको कंफ्यूजन होती है। यदि ये समझ गए तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें जो एक्सेप्शन रेज होगा, यदि रेज होगा तो हमारा कंट्रोल कहाँ मूव करेगा? एक्सेप्ट ब्लॉक में। और एक्सेप्ट ब्लॉक मतलब कभी एग्जीक्यूट होगा तो हम ऊपर से एरर रेज होगा नहीं। तो ये यहाँ से यदि एरर रेज आया तो सीधा कहाँ? एक्सेप्ट ब्लॉक। उस समय इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एक्सेप्ट ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा सिर्फ, ठीक है? बट लेट से कोई एरर नहीं आया, तो यदि इसमें कोई रेज नहीं आया, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, तो सीधा ही मूव करेगा इसमें। और फाइनली, फाइनली आपके हमेशा एग्जीक्यूट होगा, तो उस समय एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं रन करेगा। अच्छा, एक कोड के अंदर मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकता है, बट इल्स ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक हमेशा एक ही होगा। इल्स ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक मल्टीपल नहीं हो सकता। क्या हम इस पॉइंट से हम लोग बिल्कुल क्लियर हुआ हम सभी को? तो ट्राई ब्लॉक में हम उस पर्टिकुलर कोड को लिखेंगे जिसके अंदर एरर आने के चांसेस होंगे, और एक्सेप्ट में उस ब्लॉक, उस पर्टिकुलर जो एरर आएंगे उसको हम अपने तरीके से टैकल करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, क्लियरली देखिए कैसे लिखा हुआ आ रहा है। देखिए ये जो एरर आ रहा है, क्या आ रहा है? डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो। एज ए यूजर, एज एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, जो ले पर्सन है, उसको क्या पता ये व्हाट इज दिस डिवीजन बाय जीरो नॉट? उसको क्या आइडिया है व्हाट इज दिस? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। उसको यदि ये इसके जगह पे ये लिखा हुआ होता कि डिवीजन बाय जीरो नॉट पॉसिबल, प्लीज ट्राई, प्लीज यूजिंग अदर नंबर या ग्रेटर देन वन, तो उसे समझ, या ग्रेटर देन जीरो, तो उसे समझ नहीं आ जाता कि नहीं ये गलत, ये हुआ है हमसे। तो इसी एरर को हम इस तरीके से जितना लिख के अपने तरीके से ट्रीट करेंगे। एक्सेप्शन को हम हैंडल करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपके एक्सेप्शन को हैंडल करता है, रिमूव नहीं करता। उसको ऐसा थोड़ी है कि हटा देगा एरर आएगा, नहीं। उसको अनदर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा ताकि आपको कन्वीनियंट, है ना? और आप बताओ, जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं आप लोग, जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस जितने भी एप्लीकेशन क्या विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग से हम टैकल कर सकते हैं? क्योंकि यूजर वट एवर एंट्री कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता है, यूजर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हाथ नहीं रोक सकते कि भाई सब ये नहीं एंट्री करनी है, अरे नहीं, हम नहीं कर सकते। जो भी इनपुट किया उसको हम अपने तरीके से टैकल करते हैं। इसको अब देखिए होंगे, पैन नंबर हमेशा कैपिटल में होता है, आप स्मॉल में लिखोगे तभी ऑटोमेटिकली कैपिटल में हो जाएगा। देखो ये सुनो, बहुत सारी जगहों पे रिस्ट्रिक्टेड रहता है, आप कैसे भी लिखोगे ठीक है, आप अलाउड है लिखना, लिख सकते हो, बट उसको अपने तरीके से टैकल। ये सुनो, ये सब चीजें कैसे इंटरनली हैंडल की जाती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या हमारा पॉइंट क्लियर हुआ सबको? तो लेट से बेटा हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वी वांट अर्थ ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले यूजर से इनपुट लोगे, तो यूजर पॉसिबल है इंटीजर नंबर की जगह स्ट्रिंग नंबर एंटर कर दे, पॉसिबल है, और स्ट्रिंग के साथ तो हो ही नहीं सकता। तो इनपुट बॉक्स जो है उसको कहाँ रखना पड़ेगा हमें? ट्राई ब्लॉक के अंदर। यस और नो? देखिए, नमोन इज इक्वल टू, हमने यूज किया, अभी वैल यूज करें इंट यूज करें कोई मैटर नहीं करता, नहीं यूज किया। यहाँ पे मैसेज दिया यूजर को, यूजर एंटर फर्स्ट। इस तरफ यूजर से सेकंड नंबर एंट्री करवाएंगे,
ठीक है, इसके वेरिएबल का नाम num1, इसका नाम num2 कर दिया। देखो ऐड इक्वल टू num1 प्लस num2 एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू num1 माइनस num2। ठीक है, अब इसमें एरर आएंगे, कौन से एरर आ सकते हैं बताओ, इसमें कौन से एरर आ सकते हैं बताओ सब लोग, इसमें कौन से पहला एरर तो यही है। नहीं वो तो लास्ट वाला है, देखो जैसे हमने इंटर किया इंटीजर नंबर, कोई एरर नहीं आया, बट यहाँ पे पॉसिबल है ना कि स्ट्रिंग इंटर कर दे, और स्ट्रिंग इंटर करते यहाँ पे क्या आ रहा है, तो पहला एरर कौन सा आने के चांसेस है, वैल्यू एरर आ सकता है ना, ये सुनो। इस एरर को देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इनवैलिड लेटर, पता नहीं क्या क्या इतनी सारी चीजें, ये हमें तो समझ में आ रहा है, एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन को कुछ आइडिया नहीं लगेगा, ये सुनो। तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक, वी नीड टू क्रिएट एक्सेप्ट ब्लॉक, है ना, हमने यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक क्रिएट किया, और देखो यहाँ पे एक मैसेज दे रही है यूजर को, क्या इनवैलिड इनपुट, आपने गलत इनपुट कर दी, इनवैलिड इनपुट, प्लीज प्लीज एंटर अ, प्लीज ट्राई अगेन, या प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, है ना। काम प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई अगेन, है ना। क्या हम समझ पा रहे हैं, देखिए इसके बाद इल्स ब्लॉक, इल्स ब्लॉक में क्या होगा बताइए, हमने बताया था यदि इसमें कोई एरर नहीं आया तो इल्स ब्लॉक में आएगा, मतलब इसमें कोई एरर नहीं आएगा तो आउटपुट आएगा, सिंपल सी बात है, ये सुन, मतलब आउटपुट वाला कोड कहाँ लिखेंगे, इल्स ब्लॉक में। हमने आपको एक बात बताई थी कि इफ और एल्स विदाउट, विदाउट दोनों इंडिपेंडेंट है, इसमें इल्स कहीं भी इफ दिख रहा है आपको, तो इफ यूज इल्स यूज हो रहा है ना अकेला, ये सुन बताया सब लोग। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है ये चीजें कि कैसे ये चीज इंडिपेंडेंट है प्रूफ, एक सिंगल एक प्लेस है जहाँ पे इफ एल्स विदाउट इफ यूज होता है, या फिर आपको वाइल वाले केसेस में हमने दिखाया था आपको, इफ विदाउट इफ यूज हो रहा था, है ना, विदाउट इफ के साथ काम करवा के दिखाया हूँ ना आपको कि नहीं दिखाया हूँ, एल्स को विदाउट इफ हमने वर्क करके दिखाया है, विदाउट इसके भी, जब हम वाइल लूप पढ़ा रहे थे तो करवाया था आपको, आउटपुट बताया था, वाइल लूप में हमने कराया था। आपसे पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, और कभी कभी हो सकता है एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाएगा, एग्जाम्पल वगैरह, वहां पे फंस जाना नहीं है हमें। ये इल्स ब्लॉक है, और फाइनली ब्लॉक क्या है, वो जैसे आपके फाइल हैंडलिंग में वो नहीं था क्लोज फंक्शन, उसके जैसा है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करिए क्लोज चलेगा ही चलेगा नहीं, तो यहाँ भी फाइनली का वही काम है, बस ये क्या करता है, तो इसमें जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है तो इसमें वो लिखा जाता है, जैसे आपको नहीं लिखा, नीचे में लिखा जाता है नोटिफिकेशन, वार्निंग्स वगैरह मैसेजेस जो होते हैं कि कुछ भी करे वार्निंग तो जाना ही जाना है, नीचे में नहीं डिस्क्लेमर लिखा रहता है कि प्लीज रीड केयरफुली ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिटिंग द, तो इस तरह की चीजें कहाँ लिखी रहती है एक्सेप्शन में, यूजर कुछ भी करे उसको सामने मैसेज, या कंपनी का जो फूटर होता है, यूजर का जो फूटर वाला पार्ट होता है, तो उसको हमेशा फाइनली ब्लॉक में लिखे, यूजर कुछ भी करे और वो ये रन करेगा ही रन करेगा, है ना। तो फाइनली ब्लॉक में हमारे पास तो कुछ खास नहीं है फिलहाल, तो हम यहाँ पे सिंपल एक मैसेज दे सकते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स का, है ना, एक सिंपल सा मैसेज दे सकते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, यूजर को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये आईडी है ना। अब इस कोड को चलाएंगे तो सबसे पहले वर्किंग फ्लो कहाँ से चलना शुरू करेगा, सब लोग बताएं, कोड का कंट्रोल कहाँ से मूव करना है, ट्राई में, और ट्राई से डिसाइड होगा कि एक्सेप्ट में जाना है या एल्स में जाना है, ठीक है, ये और नो बताओ। तो अभी हमने इंटर किया, ध्यान से देखिएगा, हमने एक नंबर इंटर किया 30, दूसरा नंबर इंटर किया 20, बताएं आप यहाँ से कंट्रोल कहाँ मूव करेगा, कोई एरर नहीं आने के चांसेस है, सारे ऑपरेशन प्रॉपर फुलफिल होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक को स्किप करेगा और सीधा कहाँ आएगा एल्स ब्लॉक में, तो हमें ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं, और उसके बाद हमें थैंक्स एंड रिगार्ड्स मैसेज भी आने वाले हैं, देखिए आ रहा है, क्या चीज हमें समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप। और हमें उसको वापस लेके जाना चाहिए, ही नहीं कर सकते, कर बात मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, फिर लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, बताता हूँ, जैसे देखिए
अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब कौन सा एरर आने के ध्यान से बताओ। अब तो एक्सेप्ट, जैसे ही एक्सेप्ट ब्लॉक, तो क्या इल्स ब्लॉक रन करेगा हमारा, सीधा कहाँ आ जाएगा, फाइनली ब्लॉक में। देखो आ रहा है ना, सीधा फाइनली ब्लॉक में आ गया। ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग या नहीं समझ पा रहे हो? तो अब लेट से आप नोटिस करिए, जैसे देखो अभी हमने नंबर इंटेक किया 20, अभी दूसरा नंबर इंटेक है 0, ये कौन सा एरर आना है, दूसरी एरर है। तो ये तो दूसरी एरर था ना, बस हमेशा एक ही मैसेज दे रहा है, अनदर इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। जबकि यूजर को ये समझ में आ जाएगा कि 20 और 0 का एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल, सिर्फ डिवीजन पॉसिबल नहीं। बट स्टिल आप तो सिंपल एक मैसेज दे रहे हो, ये सुनो। तो अब हमें क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हम एरर को उसके नेम से टैकल करें, ये सुनो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि और एरर का अलग अलग नेम है, और उस एरर के अलग की मैसेज हम एक्सेप्ट ब्लॉक में। देखो आप, ये जब एरर है वैल्यू एरर, तो हम वैल्यू एरर को इस नेम से टैकल करेंगे जिस नेम से एरर आएगा। तो हम यहाँ पे दे देंगे एक्सेप्ट और देन एरर का नेम, एरर एक्सेप्ट, एक्सेप्शन का नेम तो क्या था, वैल्यू एरर। ठीक है। फिर दूसरा एक्सेप्ट ब्लॉक, दूसरा एक्सेप्शन ब्लॉक बना रहे हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक बना रहे हैं मल्टीपल, मैंने बताया था ना ऊपर में कि मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक बना सकते हैं। और दूसरा एक्सेप्शन कौन आने का चांस है बताओ, ये वाला, जब 0 से डिवाइड करो तो ये ना एरर आने का चांसेज है। पढ़ती नहीं है, बातें करती रहती है। पढ़ती क्यों नहीं हो, दिक्कत क्या है, मन नहीं करता क्या अपने पढ़ने का? आते आते टॉफी खा रही थी। देखो यहाँ पे समझना, डिवीजन बाई जीरो नॉट पॉसिबल, डिवीजन बाई जीरो नॉट पॉसिबल। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, यूजिंग a number which one greater than जीरो। अच्छा, -1 से भी तो डिवाइड होता है, सिर्फ जीरो से नहीं होता एक्चुअली, है ना। विच वन इज नॉट जीरो, बस इस लिख सकते हो जी, जीरो नहीं बाकी सब। अब इन दोनों के बाद भी तो एरर हो सकते हैं, आप तो दो एरर अभी फिलहाल एनालाइज कर पा रहे हो, इसके बाद भी तो अक्सर कोई हो सकते हैं ना। तो उस, जो एरर आपको नहीं आइडिया लग रहा है कि इसके बाद भी कोई एरर आ सकता है, तो उसको सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक दे दो। इसके बाद यदि कोई एरर आएगा तो कहाँ जाएगा, सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक। और यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज दे देंगे, क्या, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो हुआ है गलत, हमें नहीं आइडिया, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। तो नहीं, आप देखे होंगे जब जैसे ही कुछ आप वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, मतलब कि ना तो प्रोग्रामर को ये पता है कि एरर क्या है, ना आपको पता है ना। तभी ये एरर जनरेट होते हैं। देखिए, देखिए अभी प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है। हमने एक इंटर के यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू एरर हुआ, देखो बता रहा है इनवैलिड इनपुट, इस वजह से एरर आ रहा है। दूसरा नंबर एंटर किया हमने 20, दूसरा नंबर एंटर किया 0, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवीजन बाई जीरो नॉट, प्रॉपर काम कर रहा है। अब एक चीज बताइए, जैसे डिवीजन जब हुआ नहीं हुआ, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो होना चाहिए था ना, ये रिजल्ट तो आने चाहिए थे ना हमें। तो ये क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमारा कंट्रोल स्किल्स ब्लॉक चल ही नहीं रहा है, और हमने आउटपुट विंडो कहाँ लिख रखा है, सिर्फ कंट्रोल। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रिंट है, ये एक्शन तो परफॉर्म हुए हैं ना यहाँ तक, ये तो एक्शन यहाँ तक हुए ही है, ये सर। तो हम ये वाली कोड को यहाँ पे लिख देंगे, तो डिवीजन हो जाएगा। ये सब समझ में आया नहीं, बताओ सब लोग आप। और बस डिवीजन नहीं होगा तो डिवीजन वाले को हटा दिए। क्या आप समझ पाए, नहीं समझ पाए बताओ। बस अब एक्सेप्ट के अंदर दोनों आ जाएंगे, तो एक्सेप्ट के अंदर जब आएगा तो ये तो ऊपर से हुई रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो रखा है। देखो ये टास्क करके देगा, देखो देखो 40, दूसरा नंबर में एंटर किया 0, देखिए दे रहा है, जीरो होना चाहिए। आया समझ में आप लोग को सबको या नहीं है, बताइए। देखो प्रॉपर काम कर रहा है। यस, अब जो देखो एक चीज और, जैसे एरर, तो अब हम एरर को टैकल कर रहे हैं अपने वर्ड्स में, बट एरर के नाम भी तो रिप्रेजेंट होने चाहिए। जैसे आप देखते हो 404 पेज नॉट फाउंड, तो पेज नॉट फाउंड ये तो आपका मैसेज था यूजर के लिए, तो पेज नहीं मिला। लेकिन 404 किसके लिए था, प्रोग्रामर्स के लिए। 404 से डेटाबेस एरर आ रहा है, प्रोग्रामर को समझ में आ जाएगा कि डेटाबेस में गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट डिप्लॉयड होने के बाद आपके पास भी तो एक ही ऑप्शन रहा, और कुछ नहीं तो आप एरर को टारगेट करोगे।
तो अब एरर को भी यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है एज वी, और यहाँ पे प्रिंट करा दो स्लैश से देखे न्यू लाइन में आके इस एरर को भी। ये हमारा एरर है और ये पाइथन का एरर है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो v की जगह पे, जस्ट मैंने इस एरर का नेम दे दिया एज जेड, मतलब पूरा ना लिखना पड़े, वहां पे हम क्या लिख देंगे सिर्फ जेड, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने स्लैश से देके दे दिया जेड, ताकि हमें एरर का नेम आता है। समझ में आया? अब देखो आप, अब एरर करो तो मिस्टेक्स देखो, देखो ये तो हमारा मतलब एरर था, और ये पाइथन का एरर, तो ये हमारे लिए प्रोग्रामर्स के लिए क्या आपने गलत इंटर कर दिया। क्या पॉइंट समझ में आया? क्या बात समझ में आई? क्या देखिए, ये पाइथन का एरर आ गया, आया। यही था हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए मुझे। अच्छा, ये जो एक्सेप्शन है उसको, ये इनबिल्ट एक्सेप्शन है, हमने पाइथन के एक्सेप्शन को हैंडल किया। खुद का एक्सेप्शन भी हो सकता है, हम चाहें तो अपना खुद का भी एक्सेप्शन बना सकते हैं, है ना। तो आप सिर्फ इतना करो भी फिलहाल कि इवन आउट चेक करने वाला एक एक एप्लीकेशन डेवलप करें जिसमें 5 यूजर इनपुट करे, उसमें एक्सेप्शन, उसमें इवन आउट पे वर्क करे। करो तो ट्राई। फाइनली ऑप्शनल है, नहीं फाइनली जो है ना ऑप्शनल है, इसमें चाहो तो आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, 5, जैसे 5 इनपुट लेने हैं, और पांचों इनपुट यदि सही है तो हम फाइनली में बताएंगे कि नाइस जॉब यू आर रिलीजिंग इस। यदि 5 में से कोई भी एक इनपुट गलत है तो मतलब जस्ट यदि जैसे होता है ना कि नंबर इंटर करते करते यूजर ने स्ट्रिंग इंटर कर दिया, तो हम इनवैलिड इनपुट का मैसेज दे देंगे। हाँ, वो हमारा एक्सेप्शन है, पाइथन एक्सेप्शन नहीं है। पाइथन को नहीं पता इवन नंबर क्या होता है, वो आपको पता है कि डिवाइड मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इक्वल इक्वल टू 0। नोटिस करिएगा सब लोग, यूजर्स इनपुट लिए हमने, इंटर नंबर टू चेक प्राइवेट नंबर, है ना। प्राइवेट नंबर यूजर इंटर करेगा। अब इसमें से 5 इनपुट लेना था बेटा, हमें एक इनपुट नहीं लेना था, हमें कितनी इनपुट लेनी थी? 5। तो ये बात हमें ऐसे नहीं बन पाएगी, हमें बात बनेगी ऐसे। ये यूजर को ऊपर मैसेज दे दो प्रिंट के अंदर, भाई साहब 5 नंबर एंटर करो आप, और यहाँ पे आओ, लूप चलाओ 5 बार, और रेंज लूप कितनी बार चलनी है? 5 बार चलनी है। इसके अंदर आके यूजर से इनपुट ले लो। मैसेज देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैसेज ऊपर दे रखे हो। यहाँ पे है एक नम1 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, एक ही करके लेते जाएंगे, स्टोर कब कहाँ करने के लिए, डालते जाएगा, चेक होता जाएगा। यदि उसने सही किया तो पास कर दो, यदि उसने सभी नंबर सही एंटर किया तो सिंपली क्या करता, पास। पास मतलब होता स्किप कर, कि आप इस ब्लॉक को ब्लैंक में रख ही नहीं सकते। और यदि इल्स में आया, यदि कंडीशन फॉल्स है, अब हमें क्या करना था, यदि आपका कंडीशन फॉल्स है तो आपसे इनपुट लेना बंद करना है। तो ये जो एक्सेप्शन है ना, क्योंकि देखो यूजर के एंड पे, देखो पाइथन के लिए, पाइथन के बिहाफ पे ये इवन और आउट के लिए उसका तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। तो एक्सेप्शन एल्स में जाकर हम खुद से रेज करेंगे एक्सेप्शन। समझ में आया? तो यहाँ जाके हम एक्सेप्शन मैन्युअली रेज करेंगे। कीवर्ड यूज करो रेज एक्सेप्शन, यहाँ से। तो एक्सेप्शन कब रेज होंगे? जब यूजर ने इवन की जगह पे ऑड देगा, और इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग दे देगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली पाइथन का ही एरर है। जैसे यहाँ पे यूजर ने इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग एंटर कर दिया, तो वो कौन सा एरर हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वैल्यू एरर हो जाएगा। इसमें सबसे पहला एरर कौन सा आने का चांस है बताओ? इसमें सबसे फर्स्ट एरर कौन सा आने का चांस है? इनपुट बॉक्स में एरर आने के चांसेस है ना सबसे पहले। फिर इस कोड को हम रीयूज कर लेते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। सबसे पहले एरर ये आने का चांस है। दूसरा एरर क्या हो सकता है? इवन की जगह यूजर ने ऑड एंटर कर दिए, तो भी एरर तो आने के चांसेस हैं। एक्सेप्ट ब्लॉक में जाओ, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन वहां नाम दे रखे थे, एक्सेप्शन। और यहाँ पे आके अपना मैसेज दे दो क्या, यूजर ने यहाँ पे इवन की जगह पे गलती से क्या एंटर कर दिया, और तब ने यहाँ पे आया है, मतलब यूजर को इवन नंबर पता नहीं है तब ना ऑड एंटर कर दिया, ये सुनो। यूजर को बताएंगे यूजर,
हाँ, ये अलग है कि यू आर गेटिंग रॉन्ग। और यदि वो सब और रील्स ब्लॉग में, और इसके बाद भी एक एक सब ब्लॉग आने के चांसेस है ना। ये दो एरर तो हमको दिख रहा है, एड्रेस कर पा रहे हैं। इसके बाद भी माइट भी कोई और एरर है, जिसके लिए हमने ये यूज किया था। ठीक है। अब यदि कोई एरर नहीं आया, मतलब यूजर ने 5 के 5 नंबर क्या डाला है, तभी ना यहाँ यूजर को देंगे नाइस जॉब स्लैश एन, यू आर रियली जीनियस। नहीं, मेरे एक्सेप्शन ब्लॉक में लिखना था, हमने कहाँ लिख दिया। अरे स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, जीनियस का जी एन होता है, जे एन लिख दिया। जीनियस इवन नंबर में। और कंडीशन यदि फॉल्स, यदि सपोज इसके बाद हमारा लास्ट ब्लॉक कौन सा रहा, इसको एक्सेप्ट दिया एंड लिखना मैंडेटरी नहीं है, लिखे हुए तो भी ठीक है। नहीं तो इतनी बातें आई समझ में आपको। एक्सेप्शन रेज करेगा, इसको टैकल करेगी। देखिए एग्रीमेंट के इवन कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। नाइस जॉब, यू आर रियली जीनियस, है ना। इवन, सॉरी, इवन, इवन ऑड, जैसे ही आएगा ये कंडीशन फॉल्स हुआ होगा, और ये कहाँ से जा गया होगा एल्स में, और ये कहाँ रेज किया, तुम्हारा कोड कौन सा रन करेगा। देखो ए पॉइंट क्लियर वन टू लिखो, वहां पे रेज एक्सेप्शन नहीं लिखते तो पूरा एंटर वैल्यू ले लेता फिर। समझ में आया नहीं आया, सब बताओ। अब चाहते हो कि यूजर ने 5 इनपुट किया, 5 जिस जहां तक उसने सही किया उसको आउटपुट दिखाएं, तो क्या करना पड़ेगा। जैसे 5 में से उसने 2 तो सही किए थे, आप चाहते हो यूजर को उसका इनपुट भी दिखाएं, तो क्या करोगे, क्या कोड में चेंज करोगे बताओ। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा नम, या कुछ भी, जहां पे लिस्ट रखोगे ना, स्टोर करना पड़ेगा नाम में उसके इनपुट को। ये पास यहाँ कब स्टोर करेंगे, जब वो इवन नंबर रखा है। क्या लिखना पड़ेगा कोड बताओ। इवन डॉट अपेंड, व्हाट अपेंड, क्या अपेंड कराएंगे बताओ। नंबर को यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं ना, यू आर गेटिंग रॉन्ग, यू आर करेक्ट टिल हियर, स्लैश में जाके तो यहाँ लिख सकते हैं यू आर। बस, और यहाँ पे आके हम अपने इवेंट को प्रिंट करा देंगे, है ना। बहुत अच्छा काम कर रहा है, देखो सही। देखो बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये सुन लो। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अब इसी कोड, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एक नंबर का टेबल राइट करो, उस नंबर जैसे यूजर से पूछो कि विच टेबल यू वांट टू राइट, यूजर ने लिखा 10 का टेबल लिखना है। उसको आप कितने बार यूजर इनपुट लोगे यूजर से, 10 बार। 10 का टेबल लिखना है तो यूजर कितनी बार एंट्री करेगा, 10 बार। यूजर से विच वांट टू राइट, उसने लिखा 10 का, उसको कहा ओके देन स्टार्ट राइटिंग द टेबल, यूजर स्टार्ट कर राइट टेबल। 10 1 जा 10, यदि लिखा उसने 10 का टेबल है, पहली बार 10 तो सही है। फिर से दूसरी बार इनपुट लिखो, जो फिर से उसने इनपुट बॉक्स ओपन उसके सामने 10 2 जा 20, ठीक है फिर सही है, तो ओके आगे बढ़ा। 10 3 जा 30 सही है, आगे बढ़ा। 10 4 जा 40 सही है, आगे बढ़ा। 10 5 जा 55 मैच नहीं किया, बाहर आके दे दो एरर, यू आर गेटिंग। ट्राई करिए तो इसको करने का खुद से, कोड लिखो, लॉजिक सोचो। हमें टेबल डिटेक्शन, एक छोटे बच्चों के लिए ऐप बनाना है टेबल डिटेक्शन का, तो उसके सामने बता दूं लो 10 का टेबल दो, उसने लिखना, उसके सामने ऑप्शन दे दो, फिर लिखना शुरू करो। जहां तक वो सही लिखा है ठीक है, जहां से गलत लिख दिया एक वर्ड बाहर आ जाए, और दे की वर्ड गेटिंग। ट्राई करो तो इसको कैसे करो। ये आपका एक छोटा सा एप्लीकेशन जैसा बन जाएगा छोटे बच्चों के लिए, और अभी से सेव करके रख लोगे तो आप अपने बच्चे का नोटिस करता नहीं है।
देखिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। एक्चुअली बताएं आप, जैसे अभी तक इतने कॉन्सेप्ट पढ़े आप, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्या जरूरत, अभी तक तो नहीं पढ़ी हमें, इतने सारे टास्क करते चले, ओप्स की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक, फिर ओप्स ऐसा क्या हमें पे दिखा दे देगा जिसकी जरूरत पड़ जाएगी अभी? तो एक बहुत अच्छी चीज है, समझना है ध्यान से। ओप्स एक्चुअली उसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब हर चीज में आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो ऐसा क्या ऑब्जेक्ट जो कोडिंग वैसे क्या मिल जाएगा, एट्रीब्यूट्स के फॉर्म, मतलब ऐसा क्या स्पेशलिटी मिल जाएगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या दिक्कत हो रही है, फंक्शन था तो हमारा काम कर सकते था, मतलब हमें कोड आप किस चीज क्लास में आपकी 12 बजे होगी क्लास है, 11:30 न्यू बैच है क्या क्लास है, बैच लेती है ना, बैच देख डाला ग्रुप में आप ऐड है। एक थ्योरेटिकल पेपर से मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखिए। एक्चुअली ना यदि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि व्हाई वी इम्पोर्ट्स, वी कैन क्लियरली से ड्यू टू 5 रीजंस। एक्चुअली उस प्रोडक्ट दिस 5 थिंग्स, देखिए क्या क्या बताता हूँ आपको, शुरू करते हैं। हम्म, 12 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक। बिल्कुल नहीं, 11 बजे बैठ पाएंगे, उसकी टाइमिंग तो मैंने कहा 11 बजे टाइमिंग कैसे बता सकता हूँ, 11 बजे मैंने बैच शेड्यूल है, 6 बजे है उसकी टाइम, मैं मैसेज कर देता हूँ अभी। 6 बजे उसके रखता हूँ, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं 6 बजे, 6 to 7:30 रखता है। देखो, oops actually provided these 5 things: object, class, encapsulation, polymorphism, abstraction, and inheritance. Into 5 features we are using oops. So that means there is no any other special thing in oops. These are the special 5 features that provide by the help of oops. All of this we are using oops. Otherwise there is no any specific feature. First thing, oops provides object and class concept. Object क्या होता है, class क्या होता है? We all are object, जो आपके सामने दिख रहा है, हम सभी ऑब्जेक्ट ही तो हैं, सब चीजें ऑब्जेक्ट ही तो जो दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से नोटिस करो, मैं और ह्यूमन इज आल्सो ऑब्जेक्ट, समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर इज आल्सो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज करो नहीं, तो हर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की क्लास, व्हाट इज द क्लास, ऑब्जेक्ट मतलब क्लास मतलब ब्लूप्रिंट हुआ, जो डिजाइनिंग हुआ, दैट इज द क्लास। तो जी डिजाइनिंग हुआ क्या हुआ, उसकी क्लास होगी, है ना, मतलब जो फंक्शन में ब्लूप्रिंट डिजाइन करता है, तो क्लास का मतलब ब्लूप्रिंट डिजाइन ऑफ द, मतलब समझिए आप, जैसे हम लोग जो जैसे एक फोन है, लेट्स से एक फोन है, फोन को सैमसंग ने बनाया, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन बनाना किसने, फर्स्ट डिजाइन किसने किया, सैमसंग ने। तो जो फर्स्ट टाइम वो डिजाइन करता है दैट बिकम अ क्लास। अब एक बार क्लास बन गया, मतलब एक बार ब्लूप्रिंट बन गई किसी भी चीज की, उसके ऑब्जेक्ट कितने बन सकते हैं बताओ, इनफिनिट, जितना चाहो बना लो, मतलब क्लास क्या हुआ, जस्ट डिजाइनिंग या ओवरव्यू या डिजाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्लास आपने बनाया बट उसके ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, क्या उसका रियल एग्जिस्टेंस होगा, नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट इज द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास, क्या हम एक चीज क्लियरली बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास। एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं बताओ, मल्टीपल, क्या ट्रिलियन मिलियन बना लो। एक छोटा चीज, एक क्लास की जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार वो नई अपनी स्पेस लेगा, अपनी सब कुछ अपनी स्पेसिफिक चीजें बनाएगा। जैसे एक फोन बना, पहली बार एक फोन इतनी स्पेस ले, दूसरा फोन बनेगा तो बना स्पेस ले, मतलब एक जितनी बार एक क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं उतनी बार वो क्लास फिर नई बार डिफाइंड होती है हर बार। जैसे घर बना, तो घर स्पेसिफिक स्पेसिफिक कुछ प्लेस को ऑक्युपाई किया, फिर से उसी ब्लूप्रिंट को, डिजाइन को फिर से आपने कहीं पे बनवाया, फिर से वो उतना ही ऑक्युपाई करेगा ना, मतलब ये सेम चीजें हैं। टेक्निकली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्लास आपने बनाया, उस क्लास के जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओ उतनी बार कंप्यूटर में अलग अलग टाइप मेमोरी लोकेशन, नहीं, ये सब नहीं। दूसरी चीज, जैसे हम सभी लोग ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट, हम लोग सब जो है ह्यूमन, हम लोग का जो डिजाइनिंग को भगवान ने किया है ह्यूमन, हम लोग तो ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट हुए, हम सभी जो ऑब्जेक्ट ही थे एक तरह से। तो थिंक इज दैट कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो हमारे अंदर दो मेन चीजें होती हैं, क्या क्या, हमारी पर्सनल एट्रीब्यूट होगी, हमारे बिहेवियर, यही दो चीजें होती है। जैसे हमारा कलर, एज, हाइट, ये हम सभी के अंदर है।
हमारी एक्शन मतलब जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, डांसिंग, सबके अपने अपने अलग अलग एक्शन। तो इट माइट बी पॉसिबल कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट का कुछ एट्रीब्यूट सेम हो सकता है कुछ दो लोगों का वेट सेम हो, कलर सेम हो, हाइट सेम हो, इट माइट बी पॉसिबल। दो लोगों में डांसिंग कैपेबिलिटी और सिंगिंग कैपेबिलिटी, इट माइट बी पॉसिबल। मतलब दो एट्रिक एक ही क्लास के दो एट्रीब्यूट्स का सेम भी हो सकता है, सेम नहीं हो सकता। क्या हो सकता, नहीं हो सकता, हम सभी लोग का डिफरेंट, ये और नो। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, अभी थ्योरेटिकली समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल में मत जाओ। मैं जो बता रहा हूँ उसको फोकस करना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। ये समझ क्या सभी लोग याद करिए इस स्टेटमेंट से आप। तो मतलब कि एक ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपको डिटेल चीजें देखते होंगे कि क्लास को आप जब डिजाइन करते हैं तो क्या उसकी मेमोरी एलोकेशन होती है, नहीं होती। जैसे आपने डिजाइनिंग के घर का पेन पेपर, उसकी मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा, उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया, रियल एग्जिस्टेंस बनाया, तब आपको वो अपना स्पेसिफिक लोकेशन। यही सेम चीज टेक्निकली भी होगा, पाइथन में क्लास आपने बनाया, उस क्लास पे जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार नई नई मेमोरी लोकेशन, मतलब जितने ऑब्जेक्ट उतने उतने उसके अलग अलग एड्रेस, है ना, मेमोरी एड्रेस। क्या हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट बेटा इनकैप्सुलेशन, प्रोवाइडर्स इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्शन। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे ये जो है कार है, क्लास कार क्लास क्या है, इस क्लास की इस पर्टिकुलर कार के दो चीजें होंगे, एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ इसके एक्शंस। इसकी कलर होगा रेड, ब्लू, व्हाइट, कुछ भी तो कलर होगा स्पेसिफिक, वेट होगा, स्पीड होगा, मॉडल होगा, ये तो स्पेसिफिक चीजें हैं, ये सब सभी ये समझ पा रहे हैं। इसके ये सारे क्या होंगे, एक्शन होंगे, स्टार्ट गियर, चेंज गियर, स्लो डाउन, ये सब क्या है इसकी एक्शन, बिहेवियर जिसे कह सकते हैं। ये दो चीजें होंगी, समझ में आ रहा है जब जी। तो इन्हें हम टेक्निकली कहते हैं एट्रीब्यूट्स। इसे हम कॉमन या डेटा मेंबर कह सकते हो, इसे एट्रीब्यूट कह सकते हो, वेरिएबल ही कह सकते हो। और इन्हें हम क्या कहेंगे, मेथड्स कह सकते हैं, एक्शन कह सकते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई चलिए, समझ में आई सबको? अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिखा हुआ था पहले तो आप प्रोवाइडर्स ऑब्जेक्ट एंड क्लास कौन सा, सेकंड आल्सो प्रोवाइडर्स पॉलीमॉर्फिज्म। देखो ये इसकी ऑर्डरिंग इनकैप्सुलेशन इसी ऑर्डर में फॉलो करना जल्दी में समझ पाना है कि ये पांच एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है मेनी, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, एक चीज के मल्टीपल फॉर्म को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको माइंड में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये छोटा बच्चा है, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन क्लास का, ये ऑब्जेक्ट ही तो है। जब ये घर पे रहता है, स्कूल में रहता है, तो बिहेव लाइक अ स्टूडेंट, घर पे है तो बिहेव लाइक अ सन, यदि बस में है तो बिहेव लाइक अ पैसेंजर, और शॉपिंग मॉल में तो बिहेव लाइक अ कस्टमर। तो एक ही ऑब्जेक्ट मल्टीपल जगह पे मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करता है। If object have this type of ability, then we can say कि our polymorphism is implemented। यदि ऐसा आपने कर दिया तो आप कह सकते हो our polymorphism is मतलब implement हो चुका है। क्या समझ रहे हैं, what is the polymorphism? So our object that perform multiple tasks, या polymorphism multitasking, which have ability of multitasking, that is called polymorphism। Yes, तो polymorphism का एडवांटेज क्या है, मल्टीटास्किंग। इसके एडवांटेज क्या हुआ, मल्टीटास्किंग। नहीं 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 नहीं, क्लास के अंदर हो सकता है मल्टीटास्किंग एबिलिटी हो, ऑब्जेक्ट मल्टीटास्किंग ऑब्जेक्ट होगा, क्लास नहीं होता मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट होते हैं ना ये सब। तभी मेरा क्वेश्चन आप सभी से एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता सकते हैं इसकी, व्हाट इज द एडवांटेज, डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो ठीक है, आप एडवांटेज हमें जरूरत है, पॉलीमॉर्फिज्म में जरूरत पड़ रही है, कोई आप एहसान नहीं कर रहे पॉलीमॉर्फिज्म यूज करके, आपको नीड है इसकी, ये इसकी फीचर्स है, ये डिसएडवांटेज नहीं किया जा सकता, आपको ऐसा चाहिए, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, ये तब लगाया बनाया गया है। मतलब नहीं सर मैं समझते ये डिसएडवांटेज नहीं है। जैसे बताओ कपड़े हैं, तो कपड़े आप नहीं ओढ़ नहीं सकते, आपको मजबूरी आपको सिलाई करना ताकि आप कंफर्टेबल हाथ पर चला सके। तो दिस इज द फीचर, ये आपने किए, ये आपका वो नहीं है कि ये डिसएडवांटेज आपको सिलना पड़ रहा है, सिलना पड़ रहा है क्योंकि आपको चाहिए वैसा, ये सुनो। तो आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट इज द डिसएडवांटेज, जस्ट थिंक अबाउट इन डेप्थ, थोड़ा सा टेक्निकली सोचो बेटा, और डेप्थ में सोचो।
बुक्स किताब मत पढ़ो आप, थोड़ा मतलब सॉरी पढ़ो लेकिन थोड़ा सुन लो। आप वो सोचो जो मैं जान रियल लाइफ की चीजें बताओ, आप यदि सोच के समझ सको। अभी आपको टेक्निकली कुछ नहीं, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? लेट्स से जयवीर जी को एक्सेस, हाँ बताएं। देखिए टास्क को सॉल्व कर रहा है, किसी एक में परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं हो पाएगी उसकी ये भी है एक टास्क में ना ढंग से नहीं, उसकी एबिलिटी है वो कर देगा। कंप्यूटर आपका सब काम नहीं करता है मल्टीटास्किंग है, क्या डिसएडवांटेज बताओ। मैं बताता हूँ। लेट्स से जयवीर जी हैं, इनको होम मिनिस्टर से भी एक्सेस है, पीएमओ से भी एक्सेस है, ये आपके सेंटर चीफ मिनिस्टर जबकि स्टेट टूल से भी एक्सेस है, और ये गवर्नर से भी इनके एक्सेस है। तो इतने लोगों से कनेक्टेड है। लेट से यदि इनको कोई कनेक्ट कंट्रोल कर लिया, मतलब इन सबों को कंट्रोल कर लिया इंटरनल, क्या ये सुनो, इन सब ने इसको कंट्रोल कर लिया। यदि कोई एक पर्सन इनको, यदि इस पर्सन को कंट्रोल कर लिया, हमें पूरी को कंट्रोल करने के लिए नहीं। जैसे लेट से हमने इनको इस पर्सन को एक्सेस कर लिया, तो इंटरनली हमने सबको एक्सेस कर लिया। उसके क्लास को और क्या क्या दिक्कत हो रही है, कैसे नहीं कर सकते? क्लास ये क्लास के ऑब्जेक्ट है, तभी ये इसकी क्लास में फीचर है, तभी नहीं कर रहा है काम, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट अलग अलग, ये स्टूडेंट अलग क्लास में इसकी एबिलिटी है काम करने की, तभी तो कर पा रहा है। एक ऑब्जेक्ट के ऐसा तो एक्सेसिबल थोड़ी है कि ऑब्जेक्ट में एक ही क्लास में करते हैं ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो सेम क्लास का बट ये क्लास का कोड हम चेंज कर सकते हैं, ये उस क्लास के इंस्टेंस को यूज कर सकता है, इस नाम का और क्लास इंस्टेंस ये क्लास की मॉड्यूल को यूज एक्सेस तो कर सकता है, उसे चेंज नहीं करेगा, उसके अपने अकॉर्डिंग उसे यूज तो कर सकता है। तो उस जब यूज कर रहा है तो उसके उसमें अपने अकॉर्डिंग, जैसे लेट से अब आगे पढ़ेंगे हम, टेक्निकल वर्ड्स पे नहीं आ रहे क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। फिलहाल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें सिक्योरिटी ब्रीच होने की पूरी चांसेस है। पॉलीमर फ्यूजन का सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि पॉलीमर फ्यूजन का सबसे ज्यादा ड्रॉबैक यही होता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है। मतलब यदि आपने इसको मल्टी, जैसे ये यदि आप आगे पढ़ोगे इसमें देखोगे ये ऑब्जेक्ट जो है मल्टीपल क्लास के एक्सेस करता है, तो यदि उसको मल्टीपल एक्सेस है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को अनऑथराइज्ड एक्सेस करना शुरू करता है। इसलिए लेट्स से हमने एक इंस्टेंस बनाया, उसको डेटाबेस के पूरी एक्सेस दे रखे हैं, तो उस इंस्टेंस को यूज करके कोई पर्सन पूरी डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकता है। तो पॉलीमर फ्यूजन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है, ब्रिज हो जाती है। समझ में आया आपको? रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, देखिए आप, ये रियल लाइफ में मैं आपको एग्जांपल दिया, पॉसिबल है ये सो। जैसे हम सभी लोग एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं, और उस वाईफाई को यदि किसी ने एक्सेस कर लिया तो इंटरनली हम सभी को एक्सेस कर सकते हैं। ये सो समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमारा पॉलीमर फिटिंग पूछा जाता है आपसे, इंटरव्यू में कोडिंग तो बाद में कराया जाएगा आपसे, ये वर्चुअल लेवल पे ही पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्शन। ये क्लियर हुआ ना? इस बच्चे का इमेज दिमाग में आ गया हुआ है, जब भी पॉलीमर फिटिंग आप पूछेगा कोई ना, इस बच्चे का पिक्चर दिमाग में बन जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट वन इज अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन मतलब होता है हाइड समथिंग फ्रॉम पब्लिक। अब्स्ट्रैक्ट करना मतलब हाइड कर, अब्स्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द पब्लिक यूजर, है ना? इसको कैसे करेंगे देखो। जैसे रियल लाइफ में बहुत एग्जांपल है, आपका एटीएम मशीन आपने देखा होगा। एटीएम मशीन में यदि आप जाए तो कुछ स्पेसिफिक आपको दिखता है, जैसे चेक बैलेंस, विथड्रॉ, कैश डिपॉजिट, कैश प्रिंट कुछ। बाकी के फीचर इंटरनल, जैसे आपने पैसे विथड्रॉ किया तो इसके इंटरनल जो प्रोसीजर होते हैं वो आपके व्यू होते हैं इंटरनली, जो पैसे इनका काउंट होते हैं। जब वो आवाज आती है वो पैसे की नहीं रहती है, रिंगटोन की रहती है। वो जो पैसे काउंट होते हैं, ऐसा नहीं करना भी काउंट होता है, भी यही होता है। पैसे नहीं काउंट होते, रिंगटोन में 10,000 निकालो 10 लाख निकालो, रिंगटोन वही बजने। बस रिंगटोन बज जाती है, फिर वो आवाज आती है अंदर से, ऐसा नहीं पहले काउंट, पैसे नहीं होते काउंट, वो रिंगटोन है इंटरनल एक्सपेंसेस। मैंने अभी इसके फीचर में नहीं दिख रहे होते नहीं होते। तो मतलब हम, मतलब ये कर सकते हो आप, इससे एडवांटेज भी तो ये है कि सिक्योर है, मतलब हम पब्लिक को इंटरफेरेंस नहीं करने दे रहे हैं। जैसे लेट्स से जयवीर जी को पूरे सामने पैसा निकालने को दे दिया, 10,000 की जगह पे 10 लाख भी निकाल सकते हैं, और सिक्योर है तो आपके सामने उतना ही आएगा जितना आप है। ये सुन, तो मतलब ये है कि सिर्फ हमारी जो बाकी जो मतलब हमारी जो पूरी की प्रोसीजर है सिक्योर है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसको जो ऑलरेडी डिफाइंड वही कर सकता है। जैसे आपने यदि 10,000 निकाला तो आपके अकाउंट से 10,000 डिडक्ट होंगे, इसकी मैसेज हमारे आपके बैंक को जाएगी। ये सब मतलब ये इंटरनल सारे प्रोसेस करेगा, उसको कोई पर्सन ऐसा नहीं कि 10,000 निकाल में लिया हमारे बैंक को मैसेज में आ जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। मतलब इंटरनल प्रोसेस को आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यही ना?
इसकी ये है कि एडवांटेज की सिक्योर है, इसकी प्रोसीजर तो सिक्योर, बट डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो इंस्ट्रक्शंस का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, थोड़ा सोच के बताइएगा। थोड़ा साइबर अटैक, हाँ साइबर अटैक, वही वही तो नहीं बोलना, तो छुपाना है, वो हो जाता है गलती से। कैसे तो आप कैसे करेंगे, बुक पढ़ के रट्टा मार के सोच, थिंकिंग लेवल उतनी लेवल पे जाती नहीं है जो मैं सोच पाता हूँ। अरे ये सब नहीं बोला जाता, ये बोलिएगा तो आईटी बंद हो जाएगा कल को, वोट नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी गलती है ना, कहीं ना हमारी लूप खोल है, उसे नहीं होने देना है, डिसएडवांटेज नहीं है, उसे रोकना है। इसकी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पता है, आप डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिपेंडेंसी। जैसे इसमें लेट से एटीएम खराब हो गया तो आगे लिख दिया था क्लोज, जब तक एटीएम मशीन नहीं, मैकेनिक नहीं आएंगे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। लेट से कार आपको चलाने आती है, आप कार चला रहे थे प्रॉपर, आपको चार बताया स्टेयरिंग ब्रेक और रेसिंग करना, बस कार खराब हो गई, आप जम्मू कश्मीर के बीच रोड पे गाड़ी करिए, अब जब तक मैकेनिक आएगा नहीं तब तक वो ठीक नहीं है, वो बड़ी डिसएडवांटेज है। डिपेंडेंसी बढ़ गई कि आप किसी पर्सन पे डिपेंड हो गए जिसको चलाना जानता है ना। और इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक आपके एप्लीकेशन में होता है, जैसे लेट्स हमने आईआरटीसी से टिकट बुक कर रहे हैं और आपके आईआरटीसी वाले किसको भेजता है, एसबीआई, मतलब आपके बैंक को, आपको बैंक ने जब तक एक्सेस नहीं किया आपका आईआरटीसी आगे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और यदि वो बिजी रह गया, मतलब ये इनफाइनाइट तक तक वेट करता रहेगा, जैसे एक प्रोसेस वहां बिजी है, जैसे मैकेनिक किसी और कार में बिजी है, काम करने बिजी हो, 10 मिनट का रहा है तो 10 मिनट उसका जब तक होगा नहीं तब तक आप होते रहेंगे। क्या रियल लाइफ में होती नहीं होती हमारी। इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है डिस्ट्रैक्शन का, है डिस्ट्रैक्शन का डिसएडवांटेज क्या है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पर्सन पे जिसको ये करने आता है। जैसे डीबीए आप कंपनी में एक पर्सन को बनाया गया और वो पर्सन बीमार है, घर बैठा है, बस तो कंपनी हो गई उसकी, तो समझ में आया आपको, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। इनहेरिटेंस मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, इनहेरिटेंस में तो आप जानते होंगे, जस्ट जस्ट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट, है ना। तो हम सभी के अंदर ये चीजें होती हैं, बट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता सकते हैं क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। और कोई जैसे मतलब की मेंटेनेंस है ना, कुछ प्रॉपर्टी या कुछ एक्टिव कुछ में इनहेरिट हो जाती है, तो इनहेरिट तो अच्छी बात है, हमें चाहिए थी तभी मेरा मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, हमें नई चीजें नहीं मिल रही है, मतलब इनोवेशन नहीं हो रहा है ये सब पॉइंट्स और कुछ। इनहेरिटेंस का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बताऊं क्या है, डीजी आ जाते हैं हमारे, जो नहीं चाहिए वो भी आ जाते हैं। अरे जो चाहिए वो तो आएंगे ही आएंगे, मतलब आपके पास जो नहीं चाहिए वो भी आएगा, आप नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। लेट्स एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, ध्यान से समझना, व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप क्या क्या है, कॉलिंग चैटिंग स्टेटस। मैं चाहता हूँ कि एक और एप्लीकेशन बनाऊं जिसमें हमें चैटिंग का सिर्फ हो और सिर्फ, या फिर स्टेटस का सिर्फ हो, बट आप यदि व्हाट्सएप को इनहेरिट किए हैं तो आपके पास तीनों प्रॉपर्टी रहेगी, चाहे आप यूज करना चाहो या ना चाहो। इनहेरिटेंस का डिसएडवांटेज क्या है, जो चाहिए वो तो है, जो नहीं चाहिए वो भी आपके पास नहीं, जिसकी वजह से आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। जैसे लेट से हम एप्लीकेशन को हाइड तो कर देंगे और जब रन करेगा तो वो इंटरव्यू करेगा वो, है ना। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, यही सब चीजें, यही चीजें जो मैं आपको बताया, जो चाहिए वो तो मेरे पास नहीं है, जो नहीं चाहिए अननेसेसरी चीजें भी मेरे पास आगे पड़ी हुई है। और जैसे रियल लाइफ में डिजीज वगैरह आ जाते हैं, पेरेंट्स यूज जो करते हैं उनको, डिसएडवांटेज ऑफ हम करेंगे सारी चीजें इनकैप्सुलेशन, इसको पता है आप सभी को, एनकैप्सुलेशन मतलब सारी चीजें एक जगह पे, जैसे रियल लाइफ में हमारे जो बैग्स होते थे स्कूल बैग, उसमें लंच भी पड़ी है, जो बुक्स भी पड़े हैं, टीचर्स पेंसिल, बट वो मिलते नहीं तो होमवर्क वाले कॉपी, है ना, वो पूरी क्लास खत्म, 3-4 क्लास इनकैप्सुलेशन, एक क्लास रूम होगा, 3-4 क्लास के अंदर नहीं हो सकते। तो एक ही क्लास की, मतलब एक ही बैग के अंदर, एक ही बैग पे एक ही है ना, क्लास एक ही है, उसके अंदर सभी चीजें रहती है, तो इसके एडवांटेज क्या हो सकता है कि एक ही जगह सब क्लास एक ही रहेगा। एक पे बहुत अच्छा लगता है कि हर चीज एक जगह मिल रही है आपको, आप एक शॉपिंग मॉल में गए हो, हर चीज आपको वहाँ सब्जी से लेके कपड़े से लेके सब कुछ आपने देखे, आप रियल। डिसएडवांटेज क्या है इसका,
इस बैग में था ना भर दिया आपने सामान कि इसको कैरी करना आपके लिए सर दर्द हो गई। मतलब इतना ज्यादा कोड बदली हो गया कि इतनी ज्यादा क्या। इसके पास मल्टी उसमें उसके एक्सेस। हाँ वो एक अलग ये अलग चीज है, ये है कि एक ही जगह आपके सारी चीजें अवेलेबल होगी, मतलब class में सारी तो एक ऑब्जेक्ट को सारी एक्सेस था। इसके अंदर ऑब्जेक्ट के पास तो हो गई एक क्लास में सारी चीजें भरी भरी। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा 5 कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर छोटे एक लाइन में देखो, ये 5 कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको डिस्कस किया, ये 5 6 चीजें हैं। ऑब्जेक्ट एंड क्लास को तो वही कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज द जस्ट रियल एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास, और क्लास इज द डिजाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। कर सकते हैं तो बीच में क्लास फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। क्लास पहले बनेगा, और इफ यू आर क्रिएटिंग अ क्लास, इफ यू हैव क्रिएटेड अ क्लास एंड नेवर यूज ऑब्जेक्ट, एनी यूज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, सॉरी, मतलब ही नहीं रहा उसका, है ना। दोनों एक दूसरे के लिए हमारे ये और क्लास में जितनी बार ऑब्जेक्ट बनती है उतनी बार उसकी न्यू मेमोरी एड्रेस एलोकेशन होती है, ये ध्यान रखना है। इनकैप्सुलेशन प्रोटेक्टिंग योर डेटा, समझ में आया था, हम इनकैप्सुलेट किए थे सारी चीजें एक जगह पे। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बताया आपको, डिफरेंट बिहेवियर एंड डिफरेंट इंस्टेंसेस, बस्ट्रक्ट एंड हाइडिंग और इररिलेवेंट डेटा, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने कर लिया ये सब। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, कल इसको प्रैक्टिकल करें, ठीक है ना। ओवर करते हैं क्लास, थैंक यू फॉर टुडे क्लास। जितना तक पूछना था नहीं पूछ पाया, हम सोचे थे क्लास हमारे शुरू करते हैं।